आपका जो सॉलिड स्टेट जो चल रहा है, ठोस अवस्था जो चैप्टर चल रहा है, उसका थर्ड पार्ट अपन करने जा रहे हैं आज। हैलोजन डेरिवेटिव भी अपन ने स्टार्ट कर रखा है उसी का, उसका अभी तक अपन ने एक ही वीडियो अपलोड किया है हमने। जल्दी जल्द मैं कोशिश करूंगा कि उसके वीडियोस भी मैं जिस तरह से सॉलिड के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ सेम सीक्वेंस में हैलोजन डेरिवेटिव जो अपना ऑर्गेनिक का पोर्शन है उसको भी अपन उतना ही स्पीड से कवर करेंगे। डोंट वरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अभी अपन सॉलिड का जो पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन ने लास्ट उसमें स्टडी कर रखा है जो टाइप ऑफ सॉलिड अपने पास में है। टाइप ऑफ सॉलिड किसके हैं? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप को अपन ने डिस्कशन किया। अब इस चैप्टर में जो फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, जिस सॉलिड के बारे में अपन डिस्कशन करना है आगे जो अपन बात करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बेस्ड बात होगी। अमॉर्फस सॉलिड पे अपन डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो किस टाइप के सॉलिड्स पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, अब आगे जितने भी टाइप्स जो भी अपन डिस्कशन करेंगे, चाहे उसका शेप पे बात करते हैं, चाहे उसके स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, चाहे उसमें पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं, कुछ भी डिस्कशन करना हो वो सारा का सारा किस बेस्ड पे होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन पे बेस्ड होगा, ठीक है भैया। तो अब अपने को बेसिकली करना क्या है इस चैप्टर में? तो ये तो अपन ने टाइप्स पे अपन डिस्कशन किया है, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ, जो बाकी अपने को फर्दर इस पे डिस्कशन करना है, ताकि आप लोगों को एक फॉर्मेट आपका बन जाए, माइंड में आपकी क्लियरिटी बन जाएगी कि अपने को ये पॉइंट जो है उसमें डिस्कशन करने हैं। तो जैसे अपने को अब आगे जो पढ़ना है वो एक तो पढ़ना है लैटिस, लैटिस स्ट्रक्चर पढ़नी है। ये तो दूसरा पॉइंट हो गया। पहला आपको लैटिस के बारे में पढ़ना है, व्हाट इज लैटिस। सेकंड आपको लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने की, लैटिस स्ट्रक्चर्स क्या होती है। थर्ड आपको इसमें देखना है पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। फोर्थ जो यहां पर आ जाता है वो पैकिंग अरेंजमेंट, जिसको आप कह सकते हो पैकिंग अरेंजमेंट। जिसको क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं। वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में। तो हम यहाँ पर सिंपली मैं उसको मेंशन कर रहा हूँ पैकिंग अरेंजमेंट के साथ में मेंशन कर रहा हूँ। फिफ्थ जो पॉइंट अपने पास में आएगा वो आएगा एरर, त्रुटियां, त्रुटियों को अपने को डिस्कशन करना है इसमें। सिक्स पॉइंट जो आ जाता है एरर के बाद में जो आएगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज। ये सारी चीज अपने को क्या करना है इस चैप्टर में। अब जो रिमेनिंग रहा है ये इतना ही पोर्शन, 7 पॉइंट ही रिमेनिंग रहे हैं। अब अगर जो 2021 का एग्जाम जो देने वाले हैं, जो स्टूडेंट 2021 का जो एग्जाम देने वाले हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि उनके सिलेबस में ये 2 पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन नहीं है। लेकिन भाई अगर जो कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाह रहा है तो यहाँ पर ये भी काम में आएगा। तो आप इस चीज को भी आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा देख लेना है। वैसे ये जो दोनों टॉपिक आएंगे वो आपके फिजिक्स में भी है, ये दोनों टॉपिक आपके फिजिक्स में भी हैं। और जब हम डी ब्लॉक स्टडी करेंगे तो डी ब्लॉक के अंदर भी ये पॉइंट वहां पर भी अपन मेंशन करेंगे, वहां पर भी इसको अपन डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को अपन वहां पर डिस्कशन करेंगे। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है वो आप फिजिक्स में एकदम ब्रीफली इसको स्टडी कर रहे हैं। जो आपका कंडक्टर है, नून कंडक्टर है, उसमें आपका जो नेज चालक जिसको आप बोलते हो प्योर सेमीकंडक्टर और डोपिंग सेमीकंडक्टर, उनका जो एक्सप्लेनेशन है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, वो आप फिजिक्स के अंदर ब्रीफली स्टडी करते हैं। यहाँ पर तो उसका एक ओवरव्यू आपको गिवन है कि किस तरह से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उस पर तो अपन बाद में बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं, यहां से बात करते हैं, लैटिस से बात करते हैं कि व्हाट इज लैटिस, लैटिस क्या होता है। तो
देखो भाई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा आपको एक वर्ड दे दिया गया है, एक तरह से हम बात अगर करते हैं तो एक टिपिकल वर्ड दे दिया है। क्या दे दिया? लेटिस, हिंदी में जिसको बोलते हैं जालक। जालक को भूल जाओ, क को भूल जाओ, आगे वाले दो को याद रखो, जाल, है ना। इंग्लिश में तो अब मैं लेटिस को डिफाइन नहीं कर सकता ना, मतलब डिफाइन इन द सेंस कि उस वर्ड को काट नहीं सकता हूं मैं, लेकिन हिंदी में तो हम काट सकते हैं। जालक क्या है? वर्ड क्या है आपका? मेरे हिसाब से ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से जालक है, मैंने इसमें से क को हटा दिया तो क्या बन गया? जाल बन गया, नेट बन गई आपकी, है ना। नेट बन जाती है, जो जाली होती है, जाल होता है, वो बन गया। वही लेटिस है, वही जालक है आपका। किसी भी एटम सॉरी किसी भी सब्सटेंस में कोई भी आपके पास पदार्थ है, उस पदार्थ की क्या होती है? उस पदार्थ का क्या होता है? एक जाल होता है। उस पदार्थ का एक स्ट्रक्चर होती है, उसकी एक संरचना होती है। उस संरचना को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? जालक कहते हैं, लेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जालक कहते हैं, लेटिस कहते हैं। और कुछ नहीं है भाई, लेटिस और कुछ नहीं है, बस इतना सही लेटिस है आपका। आपको बस क्या ध्यान रखना है इसमें कि एक बहुत बड़ा जाल है। किसका जाल है? सब्सटेंस का जाल है। और वो सब्सटेंस या वो जो पदार्थ है, उस पदार्थ के उस जाल को हम क्या बोलते हैं? जालक बोलते हैं। अब इसको परिभाषा भाषा के अंदर किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस आपके पास है, कोई पदार्थ आपके पास में है, उसके नंबर ऑफ यूनिट स्ट्रक्चर्स, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ यूनिट स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोल देते हैं? यहां पर लैटिस बोलते हैं। अब ये यूनिट स्ट्रक्चर क्या है? डोंट वरी, यूनिट स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा। देखो, यूनिट स्ट्रक्चर या यूनिट सेल लिख लेते हैं अपन, यहां पर ज्यादा अच्छा लगेगा। यूनिट सेल ये क्या है? तो हमने सेल क्या होता है, बायोलॉजी की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें सेल क्या होती है? एक सबसे छोटी यूनिट होती है, एक सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी ऑर्गन की, किसी भी आपका जो टिश्यू है उसका क्या होता है? छोटी यूनिट है, इकाई है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। वैसे ही क्या है, आपका एक जो जाल है, उस जाल की हमने एक स्ट्रक्चर को पिक कर लिया। हमने क्या कर लिया? एक स्ट्रक्चर को पिक कर लिया। आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी 3 डायमेंशन के अंदर, मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पर शो हो रही है। इसमें आप देख सकते हो कि लेटिस क्या, जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इसमें, ये जो बड़ी वाली स्ट्रक्चर जो दिख रही है वो तो क्या है? लेटिस है। वो तो क्या है? जालक है। जिसपे आप देख रहे हो कि हर एक अंदर की तरफ हर एक कॉर्नर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में से मैंने क्या कर लिया? सिर्फ एक स्ट्रक्चर को पिक किया है। यहां से किसको पिक किया है? सिर्फ एक स्ट्रक्चर को पिक किया है। ये एक स्ट्रक्चर यहां पर क्या है? ये एक सेल यहां पर क्या है? उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। और इसी यूनिट सेल के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो अपन ने डिफाइन किया। अब यहाँ पर आपको एक बड़ी एक यूनिट सेल, मतलब जो अपन ने उसमें से छोटे से एक को पिक किया था, उसको मैंने यहाँ पर एक बड़े फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो बड़ी यूनिट सेल है, इसके हर एक कॉर्नर पे, ईच कॉर्नर्स हैव 1 नंबर ऑफ एटम। दिखने में एक एटम आपको यहाँ पर दिख रहा है, हालांकि हम बात करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, लेकिन यहाँ इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि हर एक कॉर्नर पे ईच कॉर्नर हैव 1 एटम। तो अगर आपने कोई यूनिट सेल को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे कि आपके पास में क्या है? एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के एवरी कॉर्नर्स पे, ईच कॉर्नर पे, प्रत्येक कोने के ऊपर क्या है? एक परमाणु एटम प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट सेल बोल देते हैं। जिस तरह से आपको यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। आपको बस पता होना चाहिए कि यूनिट सेल हम बोलते किसको हैं, यूनिट सेल एक्चुअल में होती क्या है, ये चीज आपको पता होनी जरूरी होती है। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आगे की जो टॉपिक्स अपन को डिस्कशन करना है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास में पैरामीटर्स आता है। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या आता है? पैरामीटर ऑफ यूनिट
सेल, यूनिट सेल के पैरामीटर्स को अपने को क्या करना है, डिस्कस करना है। क्या होते हैं भाई पैरामीटर? दो पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर है? दो पैरामीटर हैं। कौन से हैं? एक तो है एज और एक है एंगल। एक तो है भुजा और दूसरा है कोण। एज जो आपकी है उसको हमने ए, बी और सी से डिफाइन किया है, और जो आपका एंगल है, जो कोण है, उसको हमने अल्फा, बीटा एंड गामा से रिप्रेजेंट किया है। ये तीन वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा। कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, पैरामीटर्स को किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास में है उसमें आपको सिंपली ध्यान रखना है, तीन एक्सिस तो होंगी ही होंगी। कौन सी? एक्स, वाई और जेड। कितनी एक्सिस प्रेजेंट होगी? तीन एक्सिस प्रेजेंट होगी, एक्स, वाई और जेड। तो हमने यहां पर तीन एक्सिस को यहां पर मेंशन कर दिया। ये हमने लिख दी एक्स, ये है आपके पास में वाई और ये है आपके पास में जेड। तीन एक्सिस है, देख सकते हो, और आसानी से तीन एक्सिस आपको यहां पर दिख रही है। अब इसमें से किसी भी एक्सिस में, किसी भी एक्सिस को आप ए बी सी कंसिडर कर सकते हो, किसी को भी आप ए बी सी मान सकते हैं। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, एक्स एक्सिस को हमने ए मान लिया, वाई एक्सिस को हमने बी कंसिडर कर लिया और जेड एक्सिस को हमने यहां पर सी कंसिडर कर लिया है। तीनों को अलग अलग नेमिंग हमने डिफाइन कर दी है। ठीक है भाई, अब जब आपने डिफाइन कर दिया है तो अब अपने को यहाँ पर एंगल को डिफाइन करना है। तो एंगल को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंगल के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने वाले बात नहीं है, लेकिन एंगल सही होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एंगल को कहीं पर भी पुट कर दोगे। जिस तरह से आपने एजेस को डिफाइन किया है, एजेस को आप कहीं पर भी डिफाइन कर सकते हो, कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, बट उन एजेस के अकॉर्डिंग ही एंगल्स को आपको डिफाइन करना है। ठीक, अगर आप एजेस और एंगल को चेंज कर देते हो तो उसी बेस पे आपकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री हो सकता है वही रहे, ज्योमेट्री वही रह सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो चेंज आना नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमें इन अल्फाबेट्स को ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये है ए, और अगर अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा भी ए से स्टार्ट होता है, अल्फा। बीटा ये बी से स्टार्ट होता है, बीटा जो है। गामा से हमें लेना देना नहीं है, जी से होता है, लेकिन गामा से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ए फॉर अल्फा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, बी फॉर बीटा। मतलब ए के, ए जो है आपकी एज है, उसके सामने जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? अल्फा एंगल होगा। ए फॉर अल्फा, ए के सामने वाला जो एंगल है वो क्या हो गया आपका? अल्फा हो गया। ठीक, बी फॉर बीटा, बी फॉर बीटा, ये बी एज है, इसके सामने कौन सा एंगल हो जाएगा यहाँ पर? बीटा एंगल हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? अब जो बच गया वो आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा। तो गामा पे अपने को दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग किस पे लगाना है? सिर्फ दो पे लगाना है, और जो दिमाग लगाना था वो मैंने लगा दिया है, आपको सिर्फ उसको ध्यान रखना है। इतनी सी कृपा आपकी कर रहे हैं। अगर ये कृपा आप कर दोगे तो आपको कभी पैरामीटर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पर क्या आ गया? ये आपका क्या हो गया? ये आपका गामा हो गया जी। आपको बस इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को मेंशन जिस तरह से किया हुआ है उसी तरह से आपको ध्यान रखना है। ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा और गामा अपने आप बन गया। आगे बात समझ में? ये आपके पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना है। इसी बेस्ड पे 7 स्ट्रक्चर्स डिफाइंड होती है। वो 7 स्ट्रक्चर्स, उन पे क्वेश्चंस आते हैं, जनरली उन पे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे भी जाते हैं। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हालांकि वो एक अलग बात है। लेकिन इस बार जैसा अपने को पता है कि पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप भी जो एमसीक्यूज है उसमें वो भी प्रेजेंट है, फिलिंग द ब्लैंक भी है, जो रिक्त स्थान की पूर्ति करो वो भी क्वेश्चंस है। तो बहुत सारा पैटर्न चेंज किया है। किसी दिन वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूंगा उस पर भी, लेकिन अभी अपने को इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। इस पे क्या ध्यान रखना है? सिर्फ अल्फाबेट्स को ध्यान रखो। ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, सी फॉर गामा। गामा से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा। ठीक, ये आपके क्या हो गए? पैरामीटर्स हो गए। ओके भाई,
पैरामीटर्स हमने देख लिए, हमें पता चल गया कि किस स्ट्रक्चर को कहां पर हमें मेंशन करना है, कहां पर एंगल होगा उसका, ए एंगल सॉरी अल्फा एंगल हो गया, फिर बीटा एंगल हो गया, फिर गामा एंगल हो गया, वो कहां अपने को मेंशन करना है वो अपने को पता चल गया है इसके अंदर। तो ज्यादा अपने को टेंशन होगी नहीं, आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को मेंशन कर सकते हैं। ठीक, चलो इसके बाद जो अपने पास में आता है वो आता है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्या आती है? टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आती है। क्या आती है? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या है भाई टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है? तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो अपने पास में है वो जनरली दो टाइप की आपके पास में होगी। पहली बात तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है क्या? लैटिस स्ट्रक्चर्स को हमें डिफाइन करना है। लैटिस स्ट्रक्चर में हमने डिफाइन किया, यूनिट सेल को डिफाइन किया है। तो ये जो यूनिट सेल होती है, ये यूनिट सेल ही कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है? दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। चलो भी देखते हैं। तो अपने पास आता है यूनिट सेल। क्या आता है? यूनिट सेल आता है। इस यूनिट सेल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको हिंदी में बोलते हैं एकक कोष्ठिका बोलते हैं, इकाई कोष्ठिका बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, एकक कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। ठीक है जी। तो इसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहां पर कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा पार्ट हो गया? एक तो इसका हो गया सिंपल यूनिट सेल, जिसको हम एस सी से भी पढ़ेंगे। जिसको हम किससे पढ़ेंगे? एस सी से पढ़ेंगे। क्या है? सिंपल यूनिट सेल आता है। दूसरा क्या आता है यहां पर इसका? सेंटर्ड। क्या आता है? सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या आता है दूसरा? सेंटर्ड यूनिट सेल आता है। लेकिन जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तीन डिफरेंट पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्दर तीन पार्ट्स में इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। तो पहला अपने पास में क्या आता है? सेंटर्ड यूनिट सेल का क्या आ जाएगा यहां पर? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या आ जाएगा यहां पर? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक। दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको हम एफ सी से बोलेंगे। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा उसको हम बी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके शॉर्ट फॉर्म को हम ई सी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक। अब आती है इनको डिफाइन करने की बात आती है, इनको एक्सप्लेन करने की बात आती है। तो भैया यहां पर आपको मैंने इनके नाम बता दिए हैं, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपको यहां पर इन सभी के डायग्राम आपको दिख रहे होंगे। सिंपल यूनिट सेल का आपको दिख रहा है कि हर एक कॉर्नर के ऊपर क्या है, यहां पर अगर अपन बात कर रहे हैं, इसके डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो इसके डायग्राम में यहां पर आपको क्या दिख रहा है? हर एक कॉर्नर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एटम प्रेजेंट हो रखा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर एटम प्रेजेंट होगा। इसको एक अनदर नेम से भी बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? इसका अनदर नेम क्या हो जाएगा यहां पर? प्रिमिटिव यूनिट सेल भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी कभी अगर आ जाए तो इंग्लिश में, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ये इसका डायग्राम आपको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर डायग्राम की।
ठीक। फिर अगर अपन बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का आपको आपका दिख रहा है कि यहाँ पर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या क्या है यहाँ पर कि जो भी यहाँ इसमें एटम्स प्रेजेंट है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, इसके कॉर्नर पे प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और जो फेस है उस फेस के कॉर्नर पे भी सॉरी सेंटर पर भी प्रेजेंट है। हर एक एटम कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि कॉर्नर के साथ साथ में, कॉर्नर के साथ साथ में एटम कहां पर प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। कहां पर, जो फलक होता है फलक के केंद्र पर भी एटम प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक। फिर बात करते हैं अपन किसकी, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो बॉडी सेंटर में आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा है अच्छे से। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कॉर्नर के साथ साथ में कहां पर एटम प्रेजेंट है, उस बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम प्रेजेंट हो रखा है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं कि ये कहां पर प्रेजेंट है, एक एटम बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास बात आती है एंड सेंटर्ड की, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होता है, इसमें क्या होगा कि जो एटम प्रेजेंट होता है वो कॉर्नर के साथ साथ में, एंड सेंटर में क्या होगा कि जो एटम है वो कॉर्नर के साथ साथ में कहां पर भी प्रेजेंट है, फेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट है। बट फेस कितने होंगे, मैक्सिमम 2 फेसेस होंगे, और दोनों फेसेस क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मतलब अगर एक एटम अपवर्ड फेस पे है तो दूसरा कहां पर होगा, डाउनवर्ड फेस पे होगा। अगर एक लेफ्ट पे प्रेजेंट है दूसरा राइट फेस पे प्रेजेंट होगा। एक अगर फ्रंट पे प्रेजेंट है तो एक बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा। इस तरह से क्या होते हैं, ऑपोजिट फेसेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये अपने पास में किसका डिस्कशन हो गया, अपने पास सारे इनका जो अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स थे, यूनिट सेल्स थे, उनका अपन ने डिस्कशन कर लिया है। डायग्राम आप लोगों ने अच्छे से इसका देख लिया होगा, बना भी लिया होगा डायग्राम आप लोगों ने अभी तक। ठीक है। तो ये अपने पास टाइप ऑफ सेल आ गए। देखो अब अगर आप अपन जितनी भी आप आगे अपन डिस्कशन करेंगे तो उस डिस्कशन में अपन सिर्फ एक ही चीज अपने को ध्यान रखनी है, ये सिंपल नेम आपको ध्यान रखने हैं, एससी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ईसीसी का अपन ज्यादा इतना डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि ईसीसी कहीं पर भी अपने को देखने को कम ही मिलती है, ये बहुत कम मिलती है, ज्यादातर नहीं होती, ये मान के चलते हैं। तो अपन सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड की ही बात करेंगे यहाँ पर। ठीक। हाँ तो भाई अब अपन ने जो डिस्कशन किया था वो तो अपन ने टाइप ऑफ यूनिट सेल को डिस्क्राइब किया है कि कितने टाइप की यूनिट सेल्स अपने पास में होती है। अब अपने पास में आता है जो क्रिस्टल सिस्टम है, उस क्रिस्टल सिस्टम में कितनी ही ऐसी लैटिस स्ट्रक्चर्स होती है, कितनी ही ऐसी स्ट्रक्चर्स और होती है जिसपे अपने को स्टडी करना होता है। करते नहीं है लेकिन स्टडी कितने पे और पे अपन ऐसे स्टडी कर सकते हैं उनको अपने को देखना है। तो जनरली ये 7 स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, 7 क्रिस्टल तंत्र। ठीक। कौन कौन से हैं, कैसे इसको देखेंगे, उस पर अपन बात करते हैं। तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, इस पे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे बन के आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो अपने को थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, सी टॉर एच एम टी। आपको ऐसे ही अगर आप इसको याद रखोगे तो याद रखने में आसानी होगी। क्या है, सी टॉर एच एम टी। क्या करना है इसमें, अब अपने को देखो इसका नेम लिखना है अपने को। तो नेम क्या आएगा इसका, क्यूबिक। सी का क्या होता है, क्यूबिक। टी का क्या होता है, टेट्रा हेड्रल। क्या होता है, टेट्रा हेड्रल। ओ का क्या होता है, ऑर्थो रोम्बिक। आर का क्या होता है, रोम्बो हेड्रल। एच का क्या होता है, हेक्सा
गोनल। एम का क्या होता है? मोनो क्लिनिक। और टी का क्या होता है? ट्राई क्लिनिक। ठीक। अब जो आपके ऑर्थोरोम्बिक है उसको रोम्बिक भी बोलते हैं, उसको रोम्बिक भी बोलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं पर मान लो ऑर्थोरोम्बिक ना दे करके रोम्बिक से पूछ लिया एग्जाम में, तब समस्या हो जाएगी। और जो आपका रोम्बोहेड्रल है उसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल भी बोलते हैं। तो ज्यादा दिमाग मत लगाना कि भाई ये क्या आगे क्या बला आगे, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं है। तो ये नाम भी आपको थोड़ा सा साथ में इसके ध्यान में रखने हैं आपको। रोम्बोहेड्रल को क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बोलते हैं। और जो ऑर्थोरोम्बिक है उसको रोम्बिक भी बोलते हैं। ठीक। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? क्यूबिक क्या हो जाता है आपका? घनीय। टेट्राहेड्रल क्या हो जाता है? चतुष्फलकीय। ऑर्थोरोम्बिक होता है विषम लंबाक्ष। रोम्बिक होता है त्रिकोणीय। हेक्सागोनल जो होता है षष्ठफलकीय। मोनोक्लिनिक होता है एकंताक्ष। और ट्राइक्लिनिक होता है त्रिकोणीय। फिर से एक बार नेम रिपीट कर रहा हूं मैं। क्यूबिक घनीय बोलते हैं, टेट्राहेड्रल को चतुष्फलकीय बोलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक को विषम लंबाक्ष बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल को त्रिकोणीय बोलते हैं, हेक्सागोनल को षष्ठफलकीय बोलते हैं या षष्ठकोणीय बोलते हैं, मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष बोलते हैं, और ट्राइक्लिनिक को क्या बोल देते हैं? त्रिकोणीय बोलते हैं। ठीक। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये चीज मैंने जो नाम बताए हैं लिख लिए होंगे आप लोगों ने। इसके बाद में आता है इसकी एज, और दूसरी इसकी आती है एंगल, और तीसरा इसका आता है यूनिट सेल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है ना। थोड़ी सी ऊपर होगी, शायद दिखाई नहीं दे रही है, अभी दिख रहा होगा। एंगल और यूनिट सेल, अब दिख रहा होगा शायद। हाँ जी दिख रहा है। तो देखिए भी अपने को अलग अलग डिस्कशन करना है सबका, है ना। आराम से देखते जाओ, बनाते जाओ, याद हो जाएगा, इंस्टेंट याद हो जाएगा। अब लग रहा होगा कि भी एक नंबर के लिए अपन इतनी मेहनत क्यों करे बिना काम में। तो भाई एक एक नंबर से ही काम बनता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो आपको बूंद बूंद नंबर से ही काम चलाना पड़ेगा। एक एक नंबर करके कितने एक नंबर छोड़ दोगे आप। तो देखो एच अपने पास में है ABC, तो क्या करना है? A B और C, A B C, A B C, A B C, A B C, सब में ABC आएगा, क्योंकि तीन एजेस तो आपके पास में कितने पैरामीटर्स अपन ने देख लिए हैं। 3 ही पैरामीटर्स अपने पास में ABC, एच के 3 ही है, ABC है। अब आपको पता है क्यूब जो होता है, क्यूब के अंदर जो एज होती है, जो भुजा होती है, उसमें A B और C तीनों बराबर होते हैं। A B और C जो होंगे तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि आप आयतन जो निकालते हैं, वॉल्यूम जो निकालते हैं क्यूब का, वो क्या होता है? A क्यूब होता है। इसका मतलब A होती है तीनों भुजाएं। तो हम क्या कर सकते हैं? A B C को तीनों को क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? इसी बेस पे हमने सबको बराबर कर दिया। ये लोग सबको बराबर कर दिया। याद रखने का एकदम सटीक तरीका है। अगर आप इसको ध्यान रख लोगे ना तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखो इसमें सारी की सारी जो भुजाएं हैं, जो एज है, वो क्या है? इक्वल है, बराबर है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कौन सा आपका? टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल में क्या होगा? एक भुजा बराबर नहीं होगी, 2 भुजाएं बराबर होगी। तो हमने क्या किया? इसको क्रॉस कर दिया। एक बराबर नहीं है, 2 बराबर है, ये 2 बराबर है, एक बराबर नहीं है। तीसरे में क्या होगा? तीनों ही बराबर नहीं होती है। विषम लंबाक्ष में
तीनों ही बराबर नहीं होगी। अब ये जो पैटर्न है वो वापस रिपीट करना है, ये जो पैटर्न आपने लिखा है वो सेम रिपीट करना है। तो इसमें तीनों बराबर होगी, इसमें एक बराबर और इसमें दोनों नॉट इक्वल हो जाएगी। जो लास्ट बचा है उसमें कोई भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो लास्ट वाले का तो आपको सिंपली ऐसे याद रखना होगा कि लास्ट में तो कोई भी बराबर नहीं होती है, लेकिन इसमें ऐसा पैटर्न होता है 0 1 2 0 1 2 0 1 2 का मतलब कोई भी क्रॉस नहीं है, एक क्रॉस है, दो क्रॉस है, फिर 0 क्रॉस है, फिर एक क्रॉस है, फिर दो क्रॉस है, फिर दोनों ही क्रॉस है, ठीक। अब बात करते हैं इसमें एंगल की। तो एंगल सबको पता है अल्फा बीटा गामा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। किसमें, क्यूब के अंदर। सेम टेट्राहेड्रल में भी सेम ही होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। ऑर्थोरोम्बिक में भी अल्फा बीटा और गामा 90 डिग्री का होता है। अल्फा बीटा और गामा इसमें 90 डिग्री का नहीं होता है, लेकिन होते क्या है, बराबर ही होते हैं। होते क्या है, बराबर होते हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 होते हैं। 90 डिग्री नहीं होंगे, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। अल्फा बीटा और गामा तीनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अब अपने को पता है हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल में एक एंगल ऐसा होता है जो 120 का होता है, बाकी दो एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देते हैं, अल्फा और बीटा ये तो कैसे हो जाएंगे 90 डिग्री के, और जो गामा होता है वो 120 डिग्री का इसमें होगा, ठीक। अब इसमें देखो गामा को अपने अलग कर दिया, तो अगले में क्या होगा, गामा इसके साथ आ जाएगा और बीटा अलग चला जाएगा। तो क्या हो गया, गामा अल्फा और गामा ये कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन जो बीटा होगा वो नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री के होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, तीनों 90 है, अगले में 90 के इक्वल नहीं है, इक्वल है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। तीनों कोण बराबर होंगे लेकिन 90 के बराबर नहीं होंगे। फिर बात करते हैं हेक्सागोनल में, तो हेक्सागोनल में एक 120 का होता है, बाकी दो 90 डिग्री के होंगे। इसमें आपने गामा को छोड़ा है, तो अगले वाले में गामा को आपने साथ कर लिया, 90 डिग्री का कर दिया। इसमें क्या हो गया, बीटा 90 डिग्री के नॉट इक्वल रहेगा। जिस तरह से इसमें हमने एक अलग से बनाया था पैटर्न कि इसमें तीनों ही क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू होते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या हो जाएगा आपका, ये अलग पैटर्न बनेगा, अल्फा बीटा गामा ये ना तो खुद बराबर होते हैं और ना ही 90 के बराबर होते हैं। ना तो ये खुद बराबर होंगे कभी और ना ही कभी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तो ये चीज अपने को क्या करनी है, इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात आ जाती है। अब अपने पास में चार अपने पास में क्या है, यूनिट स्ट्रक्चर्स है। कौन कौन से यूनिट स्ट्रक्चर है, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये चार यूनिट सेल अपने पास में है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल यूनिट सेल की। तो सिंपल यूनिट सेल तो क्या होगा, हर एक के अंदर प्रेजेंट होगा, सब में एक सिंपल यूनिट सेल प्रेजेंट होगा, सबके अंदर सिंपल यूनिट सेल क्या है, प्रेजेंट है। किसी भी स्ट्रक्चर में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल प्रेजेंट नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सब में सिंपल यूनिट सेल क्या हो गया, यहां पर आपके आगे प्रेजेंट हो गया है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, तो पहला अपना जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक। अब यहां पर दूसरा कौन सा आता है आपके पास में, नीचे जाएंगे वापस, तो नीचे वाला कौन सा है, ईसीसी है। सबसे लास्ट वाला कौन सा है, ईसीसी है। तो ईसीसी कहां कहां होगा, ईसीसी सिर्फ दो जगह होगा, नीचे से 2 नंबर पर, ऊपर से 3 नंबर पर। ईसीसी सिर्फ दो जगह पर होगा, कहां पर, नीचे से 2 नंबर पर, ऊपर से 3 नंबर पर। तो नीचे से 2 नंबर कौन सा है, मोनोक्लिनिक है, एक तो उसमें ईसीसी होगा, और ऊपर से 3 नंबर कौन सा है, ऑर्थोरोम्बिक है, एक उसमें ईसीसी होगा, बाकी किसी में भी ईसीसी नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो ये अपना ईसीसी कंप्लीट हो गया है। अब अपने पास में है बीसीसी और एफसीसी। तो बीसीसी क्या होता है, ऊपर वाले तीनों में होता है। बीसीसी सिर्फ ऊपर के तीनों के अंदर होगा, बीसीसी और बीसीसी, ठीक। अब लास्ट बच गया अपने पास में एफसीसी। तो एफसीसी सिर्फ 2 के अंदर होता है, सिर्फ 2 के अंदर एफसीसी टाइप की यूनिट सेल होता है आपका, एफसीसी और इसमें
FCC, फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर FCC होता है, बाकी किसी में भी FCC प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये अपन ने क्या डिस्कशन कर लिया है, 7 क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी कर लिया है, 7 क्रिस्टलीय तंत्र को स्टडी किया है, पढ़ा है इसको अच्छे से। आप इसको देखो अच्छे से, इसको एक बार बना करके देखो, तब आप बना करके देखोगे तो ये चीज आपको क्या हो जाएगी, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप इन यूनिट स्ट्रक्चर्स को काउंट करते हो तो ये टोटल 14 होती है। देखिए काउंट करते हैं अपन इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितनी होगी, 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी आपकी, यूनिट स्ट्रक्चर्स होगी, यूनिट सेल्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। 14 ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ब्रेवियस ने दी थी इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कितनी, 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस बार सिलेबस कम हो गया है, 2021 के अंदर सिलेबस कम हुआ है, तो शायद कभी नहीं पूछा गया है, शायद पूछ ले। अब आज तक कभी नहीं पूछा है, लेकिन क्या पता इस बार पूछ ले, क्योंकि सिलेबस कम हुआ है तो उस बेसिस पे किसी टीचर का ध्यान चला जाए कि भाई इस बार ये चीज पूछ लेते हैं कि भाई जो ब्रेवियस स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी है और किसमें कितनी कितनी स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रेवियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितनी है और किसमें कितनी कितनी है, तो ये तो टोटल ब्रेवियस स्ट्रक्चर है, किसमें कितनी कितनी है, मतलब क्यूबिक में कितनी है, 3 है। कौन कौन सी, SC BCC FCC। टेट्राहेड्रल के अंदर 2 है, SC और BCC। ऑर्थोरोम्बिक में चारों प्रेजेंट होती है, SC ECC BCC FCC। और रोम्बोहेड्रल में कितनी प्रेजेंट होती है, एक SC प्रेजेंट होती है। हेक्सागोनल में एक SC प्रेजेंट होती है। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होती है आपकी, 2 प्रेजेंट होती है, SC और EC प्रेजेंट होती है। और ट्राइक्लिनिक के अंदर क्या होती है, सिर्फ एक SC प्रेजेंट होती है। तो ये इस तरह से भी आपको हो सकता है पूछ लिया जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। तो ये अपन ने यहाँ पर लैटिस के बारे में स्टडी किया है, और जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स थी उस पे अपन ने, क्रिस्टल सिस्टम पे अपन ने बात की है, ब्रेवियस स्ट्रक्चर्स पे अपन ने बात की है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि जो आपका एक लैटिस स्ट्रक्चर जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल यूनिट सेल, उस पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लेकिन वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।